गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस टैगो चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जीव विज्ञान का परिचय करवाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और उस जीव विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको बायोलॉजी की परिभाषा बताई थी, जीव विज्ञान की परिभाषा बताई थी। और उस परिभाषा में मैंने कहा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कह देते हैं, अथवा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कह देते हैं, अथवा विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन या जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कह देते हैं। ठीक है। साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी दो ग्रीक टर्म से बनी होती है, दो ग्रीक वर्ड से बनी होती है। एक बायोस होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और एक लॉगोस होता है, लॉगोस का मतलब होता है स्टडी या डिस्कोर्स। अर्थात हम क्या करते हैं, जीवन से संबंधित या सजीव से संबंधित या जीवों से संबंधित अध्ययन जो कर रहे होते हैं वही क्या कहला रहा होता है, जीव विज्ञान कहला रहा होता है। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था सजीव, और ये कहा था कि ये जो सजीव हैं इसके अंतर्गत जंतु भी आते हैं और इसके अंतर्गत पादप भी आते हैं। इन दोनों को हम सजीव कह रहे होते हैं। क्यों दोनों को सजीव कह रहे होते हैं? क्योंकि दोनों का ही जो प्राणाधार या मूल पदार्थ होता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य। और साथ में हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं। कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं, जिन्हें हम सजीवता की क्रियाएं भी कह सकते हैं, वाइटल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो जनन हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो पोषण हो, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे वो उत्तेजनशीलता हो, ये सब जैविक क्रियाएं होती हैं। और लगभग सभी जैविक क्रियाएं जंतु और पादपों में कैसी होती हैं, समान होती हैं। लेकिन फिर भी इनमें मूलभूत अंतर पाया जाता है। इस कारण से हम इसी जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में बांट लेते हैं, जिसमें एक शाखा का नाम मैंने दिया था आपको जूलॉजी, और दूसरी शाखा का नाम दिया था बॉटनी। इसको यहाँ पर प्राणी शास्त्र या जंतु विज्ञान भी कह सकते हो। और इसको यहाँ पर पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हो। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर जीव विज्ञान को परिभाषित किया था वैसे ही यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। इसमें भी मैंने उस वीडियो के अंदर दो टर्म बताए थे, ग्रीक, एक जून प्लस लॉगोस, अर्थात जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। यहाँ पर बॉटनी मीन्स हर्ब्स या ग्रास या वेजिटेशंस या वनस्पतियाँ होती हैं, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों में हर्ब्स भी आती हैं, श्रब्स भी आती हैं और ट्रीज भी आते हैं। ये सब मिलकर के वनस्पतियाँ बना रहे होते हैं, उसे हम वनस्पति या पादप विज्ञान कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि ये टर्म बायोलॉजी है, ये सबसे पहले सन 1802 में एक वैज्ञानिक थे लेमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस, उन्होंने बताया था। और इसके पश्चात सबसे पहले जो जीवों का अध्ययन है, चाहे जंतु हो चाहे पादप, वो अरिस्टोटल के द्वारा किए गए। इसलिए मैंने ये कहा था कि जीव विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। इसी प्रकार से जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी हम अरिस्टोटल या अरस्तु का ही नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जंतुओं के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया। इसके पश्चात पादप विज्ञान आती है, इसमें मैंने एक नाम दिया था थियोफ्रेस्टस का, अर्थात थियोफ्रेस्टस को हम पादप विज्ञान का जनक कह देते हैं।
ठीक, दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखिए इसके पश्चात आता है वर्ड ये सजीव, और ये सजीव वर्ड क्यों आया, लिविंग से, जिसको हम कह रहे थे बायोस। एक ये ग्रीक वर्ड बायोस बनता है, जिसको आप जैव भी कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, सजीव भी कह सकते हैं। आप देखिए यहां पर सबसे पहले बात ये आ जाती है कि बताओ जैव किसे कहा जाता है, या सजीव किसे कहा जाता है, या जीव किसे कहा जाता है। तो अधिकांश जो लोग होते हैं वो ये कह देते हैं कि जिनमें श्वसन क्रिया होती है, जिनमें उत्सर्जन क्रिया होती है, जिनमें जनन होता है, जिनमें पोषण होता है, उन सभी को हम क्या कह रहे होते हैं, जैव या जीव या सजीव। ये देखिए बिल्कुल सही है, ये सजीवता की क्रियाएं हैं, मैं ये मानता हूं और साइंस भी इस चीज को मानता है। लेकिन देखिए बात ये आती है कि इन क्रियाओं से किसी भी जीव के जीवन का आरंभ नहीं होता। किसी भी जीव के जीवन का आरंभ, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो और चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, अगर हम बड़े से बड़े जीव की बात कर रहे होते हैं कॉर्डेट में, तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें हम एक ब्लू व्हेल का नाम लेते हैं। अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल का बात कर रहे होते हो तो उसमें हम एलिफेंट का नाम ले रहे होते हैं, जो एलिफेंट एलिफास होता है, ठीक है ना। और सूक्ष्म जीव भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी के अंदर सजीवता की क्रियाएं होंगी, तभी आप उनको सजीव कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सजीवता की क्रियाएं होती हैं, और जो लोग वास्तव में जीव विज्ञान को नहीं पढ़े हुए होते वो सामान्य तरह से ये कह देते हैं कि जिनमें श्वसन है, सांस है, उत्सर्जन है, जनन है, वो क्या है, जैविक होता है, जीव होता है, सजीव होता है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि किसी भी जीव का जो जीवन का आरंभ है उस समय पाई जाने वाली जो क्रियाएं हैं वही वहां सजीवता की क्रियाएं होती है, वही उसके लिए जैविकता प्रदान कर रही होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव होता है या जीव होता है या जैव होता है उसमें अपना स्वयं का उपापचय तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र, उपापचय तंत्र। उसे तो हम क्या बोलेंगे, जीव कहेंगे। अर्थात जिनमें अपना स्वयं का उपापचय तंत्र पाया जाता है वे तो सजीव होते हैं या लिविंग्स होते हैं, और जिनमें स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं पाया जाता वो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है। आज के दिन आपने देखा होगा एक वायरस की बात हो रही है, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को हम विषाणु बोलते हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं कि विषाणु बताओ कैसे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात उनमें सजीवता के भी लक्षण होते हैं और उनमें निर्जीवता के भी लक्षण होते हैं। आप बताइए कोई निर्जीव जीव एकदम से सजीव कैसे हो जाएगी, और सजीव अगर है तो वो निर्जीव कैसे होगा। इसीलिए देखिए जब पूछा जाता है कि बताइए वास्तव में विषाणु बेसिक रूप से लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है, तो यहाँ पर हमें बताना होता है कि विषाणु बेसिक रूप से कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। और क्यों कह रहे होते हैं निर्जीव, क्योंकि इसमें स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं पाया जाता। जब कोई विषाणु किसी जैविक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और एक वो समय अवधि होती है, उस दौरान इस विषाणु के जो डीएनए होते हैं वो डीएनए यहाँ पर उस जैविक कोशिका के उपापचय पर अपना रेगुलेशन करते हुए, जिसको सेल्फ रेगुलेशन या स्वनियमन कहा जाता है, और तब उनमें सजीवता की क्रियाएं होने लगती हैं और वह उस जैविक कोशिका के उपापचय का स्वयं के लिए उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए वास्तव में जो विषाणु है ये निर्जीव होता है, इसका उपापचय तंत्र नहीं होता, लेकिन जब ये किसी जैविक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तब इसमें सजीवता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कह देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा होता है दूसरी,
जैसे सपोज करिए कोई एक भ्रूण है जो कब बना है, निषेचन क्रिया के बाद। निषेचन का मतलब होता है जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयन कर लेते हैं तो उनके द्वारा क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को हम कह रहे होते हैं यूग्मनज बन जाता है। और ये जो यूग्मनज है ये किस में बदलेगा, भ्रूण में। और इस समय ये जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण के अंदर या हम कह दें इस जाइगोट के अंदर ना तो श्वसन, ना उत्सर्जन, ना कोई और तरह की क्रिया दिखाई दे रही होती है, ना इसमें अंग होते हैं कोई। तो देखिए इस समय इसके अंदर जो मेन क्रिया होती है वो क्या होती है, उपापचय होता है। क्या होता है, उपापचय। और इस उपापचय के कारण ही ये यहाँ पर कैसा होता है, सजीव होता है, अर्थात ये वाइटैलिटी प्रदर्शित कर रहा होता है। इसलिए हमें ये कहना होता है कि जब भी ये पूछा जाता है कि जीव किसे कहा जाता है तो हमें बताना होता है जिनका स्वयं का उपापचय तंत्र होता है उन्हें जीव कहते हैं, जिनका स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता उन्हें निर्जीव कहते हैं। इसलिए जो मैंने क्रियाएं अभी बताई थी वो सजीवता की क्रियाएं तो हैं, लेकिन सजीव के जीवन का जो आरंभ है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, उपापचयी क्रियाओं से प्रारंभ हुआ, अर्थात मेटाबॉलिक सिस्टम से प्रारंभ हुआ। इसलिए जब भी यहाँ पर आपको उपापचय की बात करनी है, पूछा जाता है कि सजीव या जीव किसे कहा जाता है, तो क्या बताओगे, जिनमें अपना स्वयं का उपापचय तंत्र होता है। अर्थात सजीव की क्या परिभाषा हो जाएगी, जिनमें अपना स्वयं का उपापचय तंत्र पाया जाता है उन्हें सजीव कह देते हैं। उन्हें सजीव या जीव कह दीजिए या जैव कह दीजिए, कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका अपोजिट कर दें, अर्थात जिनमें अपना स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं पाया जाता उन्हें नॉन लिविंग्स क्या करेंगे, उन्हें निर्जीव कह दिया जाता है। ठीक है, अब आपको यहां पर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बारे में पता लग गया होगा। क्या बताया मैंने, जिनमें स्वयं का उपापचय तंत्र होगा वो क्या होंगे, जीव सजीव लिविंग्स, और जिनमें स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होगा वो क्या होते हैं, निर्जीव। ठीक है, इसका मतलब है निर्जीव में स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं है इसलिए उनको नॉन लिविंग्स कह रहे हैं। ये कहना कि उनमें श्वसन नहीं है, उत्सर्जन नहीं है, ये सही हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं कि सजीवता की क्रिया नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जब बताना पड़ेगा तो जब हम नॉन लिविंग्स को डिफाइन करेंगे तो यही बताएंगे कि जिनमें स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता वे नॉन लिविंग्स या निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पार्टिकुलर चीज है, लेकिन यहाँ पर अगर हम विषाणु की बात करते हैं तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि विषाणु भी
नॉन लिविंग में आता है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर जो पाया जाने वाला डीएनए है वो जब जैविक कोशिका के संपर्क में आता है तो उसके अंदर म्यूटेशनल चेंज आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात वो है क्या करता है, उस जैविक कोशिका के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेता है। उस समय उसमें लिविंग्स रिएक्शन या सजीवता की क्रियाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, एक चीज और आपने देखा होगा, कई बार ये कहा जाता है कि भाई कोई निर्जीव चीज से सजीव चीज नहीं बनती है, अर्थात जो डेड है वो वाइटल को कैसे बना पाएगा। तो देखिए जीव विज्ञान के अंदर यहां पर भी एक्सेप्शन है। एक आपने पढ़ा होगा पोषण या न्यूट्रिशन, पोषण या इसको हम कह रहे होते हैं न्यूट्रिशन। ये देखिए बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है जीव विज्ञान के साथ जुड़ी हुई। पोषण का मतलब ये होता है, अगर हम इस पोषण को हम किस पर लागू करें, जंतुओं पर लागू करें तो हम कह सकते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करने की क्रिया। क्या बोलोगे? भोजन को ग्रहण करने की क्रिया। पोषण कहलाती है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। लेकिन इसी को अगर हमें पाठक में बताना है तो हम क्या कह रहे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, और ये सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। अर्थात ये भोजन अपना बनाते हैं और वो भोजन अपनी आवश्यकता से अधिक बना लेते हैं, इसलिए बहुत सारे विभिन्न रूपों में इसको स्टोर कर लिया जाता है। इसको हम कह रहे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फूड। लेकिन जहाँ तक बात होती है जंतुओं की, तो जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर जो पोषण है उसका मतलब होता है भोजन को अंतः ग्रहण करना, भोजन को इंजेस्ट करना। ठीक है, लेकिन हम भोजन बना नहीं सकते। जो हम किचन के अंदर भोजन बना रहे होते हैं वो केवल प्रिपरेशन होती है, कुकिंग होती है। भोजन को पकाया जा रहा होता है, भोजन को बनाया नहीं जा रहा होता, निर्माण नहीं किया जा रहा होता। जबकि पेड़ पौधे उसका क्या कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोषण क्रिया होती है, ये पोषण क्रिया से हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है बताओ? इससे हमारे शरीर में किसका निर्माण होगा? जीव द्रव्य का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगर जीव द्रव्य शरीर के अंदर नहीं होगा तो वो शरीर सर्वाइव नहीं कर सकता। अर्थात हम हमारी बात करें तो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे होते हैं, ये भोजन कैसा होता है, निर्जीव होता है। और इस भोजन से हमारे शरीर में किसका निर्माण हो रहा है? जीव द्रव्य का निर्माण हो रहा होता है, जो हमारे अंदर सजीवता को दर्शा रहा होता है। इट मीन्स ये पोषण क्या कर रहा है बताओ? निर्जीव से क्या बना रहा है, सजीव बना रहा है कि नहीं बना रहा? इसका मतलब है जीव विज्ञान के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, दूसरी जगह हमें नहीं मिलती। इसलिए आज के दिन अगर हम चाहें तो जीव विज्ञान का दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अर्थात बायोलॉजी को आज के दिन एक्सेप्शनल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे हम अपवादों का विज्ञान भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक सर्वमान्य थ्योरी काम नहीं कर पा रही होती। वो थ्योरी अपना दूसरी जगह जाकर के तुरंत अपने क्राइटेरिया को चेंज कर देती है। ठीक, अब देखिए जैसे आप कहोगे कि यहाँ पर जीव द्रव्य, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जीव द्रव्य का मतलब जैसे हम हमारी बात करें, हमारे अंदर ब्लड है, अगर इस ब्लड या रुधिर को हमारे शरीर से हटा दें
तो बॉडी के अंदर कहीं कोई टेम्परेचर नहीं रहता, बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, अर्थात डेड कंडीशन में चली जाती है, सजीवता नहीं होती। और जब तक ब्लड है और वो वहां पर काम कर रहा है तब तक वो किसको दर्शा रहा है, सजीवता को दर्शा रहा होता है। इट मीन्स इस निर्जीव पदार्थ भोजन से शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम जो ब्लड है ये ब्लड हमारा भोजन से ही तो भर रहा है, और भोजन से ही हमें क्या मिल रहा है, जो विभिन्न प्रकार की हमारा शरीर काम कर रहा होता है, क्रियाएं कर रहा होता है, उनके लिए ऊर्जा मिल रही होती है। वो ऊर्जा भी हमें कौन दे रहा होता है, भोजन दे रहा होता है। और ये सारी चीजें आज के दिन देखिए, इतना हम एडवांस हैं साइंस में, लेकिन फिर भी कोई एक अकेली चीज नहीं है जो मानव की या किसी भी जीव की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाती हो, सारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाती हो। और मूलभूत आवश्यकता किसी भी जीव की क्या होती है, भोजन होता है, आवास होता है। अगर हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो हमारे लिए शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अस। ये हमारे लिए कैसी रिक्वायरमेंट होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें आज के दिन मॉडर्न साइंस होने के बावजूद भी कोई एक चीज फुलफिल नहीं कर पाती। लेकिन आज के दिन भी अगर हम बात करें किसकी, प्लांट्स की, जो किसके अंदर आ रहा है, सजीव के अंदर, जिसको मैंने कहा था जंतु और पादप दोनों आ रहे होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को हम कह रहे होते हैं पादप, और ये जो पादप होते हैं ये वास्तव में यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अर्थात आज भी जो प्लांट्स हैं वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। अर्थात हमें ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, पौधे से मिल जाएगा। हमें कॉटन फाइबर चाहिए, पौधे से मिल जाएगा, कपड़े बनेंगे उससे। हमें शेल्टर चाहिए तो जो टिम्बर है, लकड़ी है इमारती, वो मिल जाएगी, जिससे हम आसानी से अपने मकान को बना सकते हैं। तो आज भी जो प्लांट है किसी भी जीव की या जंतु की या मानव की तीनों प्राइमरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। इसीलिए हम प्लांट्स को यूनिक कहते हैं। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन भी दे रहा होता है, अर्थात बिना इनके हम जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। और इसीलिए जंतुओं में, मानव में ब्रेन है तब भी उनको यूनिक नहीं माना जाता, और प्लांट्स के पास ब्रेन न होने के बावजूद भी प्लांट्स को या पादपों को क्या माना जाता है, यूनिक। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। इट मीन्स वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन द प्लांट। आज भी हमारा पूरा का पूरा जीवन किसके ऊपर निर्भर करता है, प्लांट्स के। क्योंकि अगर हम प्लांट से ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बहुत ही कठिन है सर्वाइव करना। और चूंकि हमें ऑक्सीजन का कोई पेमेंट करना नहीं होता है, इसीलिए हम इधर ध्यान नहीं देते। जबकि वास्तव में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए किसकी तरफ, प्लांट्स की तरफ। जितने ज़्यादा हम रिफॉरेस्ट करेंगे, जितने ज़्यादा हम रिफॉरेस्टेशन की तरफ जाएंगे, प्लांटेशन की तरफ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी ऑक्सीजन की और हमारे वातावरण के बैलेंस की संभावना अत्यधिक बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, क्योंकि हम कह रहे थे जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे होते हैं, सजीवों का या जीवों का या जीवधारियों का। और जीवधारियों में जंतु और पादप दोनों आते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हमें ये पता होना चाहिए जो जीव है, ये सजीव या जीव, इसकी जब परिभाषा पूछी जाती है तो हम नहीं बता पा रहे होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हमें बताना होगा कि जिनका स्वयं का उपापचय तंत्र होता है वो सजीव या लिविंग्स या जीव होते हैं, बायोज होते हैं। जिनका अपना स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता वो नॉन लिविंग्स होते हैं। ठीक, अब देखिए बात आती है कि ये जो उपापचय है ये क्या है, उपापचय किसे कहा जाता है। उपापचय का मतलब क्या होता है, उपापचय का मतलब होता है हमारे शरीर में पाई जाने वाली संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का योग। उपापचय किसे कहोगे, शरीर में पाई जाने वाली संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के योग को ही हम क्या कह रहे होते हैं,
उपापचय कह रहे होते हैं। अर्थात द simulation of enzymatic reactions inside the body is called as मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक सिस्टम। अर्थात शरीर में पाई जाने वाली रासायनिक क्रियाओं के योग को द सिमेशन ऑफ एंटायर एंजाइमेटिक रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक सिस्टम। अर्थात उपापचय की परिभाषा क्या होती है? उपापचय की परिभाषा होती है, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनको हमें हमेशा सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उपापचय का मतलब क्या होता है? शरीर में समस्त रासायनिक क्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सही ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है? मैंने रासायनिक क्रिया का मतलब है जो रसायन की सहायता से होती है, जो एंजाइम की सहायता से होती हैं। अर्थात शरीर में समस्त रासायनिक क्रियाओं के योग को क्रियाओं के योग को उपापचय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यही उपापचय होता है किसका? द्योतक इंडिकेशन सजीवता का। इस उपापचय को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है जिसको कह रहे होते हैं अपचय और एक होता है उपचय। अपचय को कह रहे होते हैं डिग्रेडेशन या कैटाबॉलिक क्रिया, और इसको कह रहे होते हैं एनाबॉलिक क्रिया। ठीक है, दोनों को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक क्रिया हो जाएगी। मेटाबॉलिक क्रिया, और इसी को हम क्या बोले थे अभी? उपापचय। अगर मेटाबॉलिज्म लिख दें या मेटाबॉलिक सिस्टम लिख दें तो उपापचय तंत्र हो जाता है। ठीक, यहां पर मैंने बताया था शरीर में समस्त रासायनिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जा रहा होता है? उपापचय। अर्थात हमारे शरीर में अधिकांश जितनी भी क्रियाएं हो रही होती हैं वो रसायन की सहायता से होती हैं, इसलिए उनको हम रासायनिक क्रियाएं कह देते हैं या जैव रासायनिक क्रियाएं कह देते हैं। ठीक, अब देखिए जो अपचय है कैटाबॉलिक, इसमें डिग्रेडेशन होता है। जैसे हम यहां पर एग्जांपल देते हैं श्वसन का, रेस्पिरेशन का। और एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण, बनना। इसमें हम नाम दे सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? सिंथेटिक रिएक्शन होती है। अर्थात इसमें क्या होता है? सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक रिएक्शन कहा जाता है, निर्माणकारी क्रिया। और इसमें डिग्रेडेशन होता है, इसलिए इसको अपघटनकारी क्रिया कहा जाता है। डिग्रेडेशन रिएक्शन या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन।
ठीक है। अब देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण का मतलब सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, सृजन करना। जैसे आपने देखा है पेड़ पौधे, सजीव हो गया ना, सजीव का ही तो मैं उदाहरण दे रहा था उपापचय। पेड़ पौधे किसमें आ रहे हैं, सजीव में आ रहे हैं, ठीक। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का संश्लेषण कर रहे होते हैं, निर्माण कर रहे होते हैं, सृजन कर रहे होते हैं। और श्वसन का मतलब क्या होता है, जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, ऊर्जा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन मार्ग के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। जो H2O या पानी होता है वो हमारे जीव द्रव्य की मात्रा को बढ़ाता रहता है, और वहां पर साथ में जो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के काम आती है, जिसे एटीपी के रूप में संश्लेषित कर लिया जाता है। ठीक है, ओके।